हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन के साथ में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन आया क्यों। किसी वेव फ्रंट की, किसी लाइट की वजह से जो वेव फ्रंट हमें निकली है उसकी अगर हमें इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पी पे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन का यूज करेंगे टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए वेव फ्रंट। किसी वेव फ्रंट की वजह से पॉइंट पी पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन का यूज करते हैं। फ्रेनेल ने किया क्या था, इन्होंने वेव फ्रंट को डिवाइड किया था नंबर ऑफ जोन में, छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया था जिसको हम जोन्स कहते हैं। उसी को फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन कहा जाता है। फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन क्या होता है, वेव फ्रंट को छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है फ्रेनेल के द्वारा, उसी को हम फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन कहते हैं। अब वेव फ्रंट शॉर्ट में समझ लेते हैं, जैसे कुछ लोगों का रिवाइज नहीं होगा। वेव फ्रंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइगन्स प्रिंसिपल वाली वीडियो में। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। देखिए, लाइट हम जानते हैं वेव की तरह चलता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक लाइट सोर्स है, ये जो आप बिंदी देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो हर तरफ वेव ऐसे निकलेगा क्योंकि लाइट वेव की तरह चलता है, तो ऐसे वेव की तरह आगे बढ़ेगा। देख सकते हैं आप, हर दिशा में ये लाइट वेव की तरह आगे बढ़ रहा है। अब वेव की तरह आगे बढ़ता है तो वेव में आप जानते हैं ये मैक्सिमम होता है इस तरीके से, और यहाँ पे मिनिमम होता है इस तरीके से, तो वेव होता है। अगर हम सारे वेव को मिला दें, मतलब सारे वेव को मिला दें मैक्सिमम पॉइंट पे, तो मैक्सिमम इसका यहाँ, इसका मैक्सिमम यहाँ है, इसका मैक्सिमम यहाँ है। सारे वेव का आप देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है ना, तो ऐसे मैक्सिमम को अगर हम मिला दें सारे को, तो एक हमें सर्कल मिलेगा। इस तरीके से सर्कल हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस मतलब क्या है, एक तरीके से सारे पॉइंट का कलेक्शन जो फेस में है। फेस में मतलब कि जैसे ये वेव है वैसे ही वेव एक ऐसा ये रहे, तो यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम क्या है, फेस में ही तो है। तो इस तरह के हम लोकस ऑफ पॉइंट को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट आप समझ चुके हैं। इस तरीके से ये हमारा वेव फ्रंट हो गया, ये हमारा वेव फ्रंट हो गया, ये हमारा वेव फ्रंट, ऐसे वेव फ्रंट हमको दिखता है। तो वेव फ्रंट को ही फ्रेनेल ने क्या किया था, डिवाइड किया था नंबर ऑफ जोन में, उसी को हम लोग फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन कहते हैं। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेनेल ने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया। अब प्लेन वेव फ्रंट भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से लाइट निकलेगी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल आपको दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, ऐसे लाइट निकलेगी पॉइंट सोर्स से, तो ऐसे हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सर्कुलर वेव फ्रंट होगा ना, सर्कुलर। ये 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, कॉपी में तो 2 डायमेंशन में, लेकिन एक्चुअल में तो लाइट से 3 डायमेंशन में लाइट निकलेगी ना। तो लाइट 3 डायमेंशन में निकलती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, स्फेरिकल। तो यानी पॉइंट सोर्स से, हमारा पॉइंट सोर्स से क्या मिलता है आपको, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, जो स्फीयर के शेप में होता है। इसे स्फीयर के शेप में वेव फ्रंट होता है और आगे बढ़ता है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं पॉइंट सोर्स यहाँ पे है और हम ऐसे वेव फ्रंट ऐसे निकल रहा है, फिर ऐसे वेव फ्रंट निकला। तो अगर हम इसको बहुत दूर से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कोई ऑब्जर्व कर रहा है इसको, यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे आने वाली वेव को, तो ये बहुत बड़ा ऐसे स्फीयर बनाएगा। तो हम इतना ही पार्ट केवल देख पाएंगे, तो इतना पार्ट हमें क्या दिखेगा, एक प्लेन की तरह दिखेगा। प्लेन समझते हैं आप, इस तरीके से प्लेन, क्योंकि स्फीयर का अगर एक पार्ट अगर आप लेंगे, जैसे धरती का एक पार्ट ऐसे इस तरीके से तोड़ेंगे तो आपको प्लेन मिलेगा। तो इस तरीके से होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही अगर हम बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें प्लेन की तरह दिखता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, फ्रेनेल ने कंसीडर किया था एक ABCD, एक प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से लिया उन्होंने, और P एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया जहां पे इनको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे अभी बताएंगे आपको। टू फाइंड अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, इस पॉइंट P पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द वेव फ्रंट ABCD। ABCD हमारा जो प्लेन वेव फ्रंट है, इसके वजह से P पे इंटेंसिटी क्या है। तो फ्रेनेल का मेथड ये है कि वेव फ्रंट को इन्होंने नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट या जोन में डिवाइड किया। मैंने आपको बताया कि वेव फ्रंट को ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन सभी पार्ट का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो पॉइंट P पे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे आपकी इंटेंसिटी पता चल जाती है। यही इनका मेथड है।
अब यहाँ पे ये कैसे वेव फ्रंट ABCD को कैसे डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में। तो इन्होंने डिवाइड कैसे किया, इन्होंने पॉइंट P से क्या किया, देखिए ये पॉइंट P जो है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है, इसी पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ABCD वेव फ्रंट की वजह से। ये पॉइंट P जो है ये वेव फ्रंट से B डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, B डिस्टेंस पे है, B डिस्टेंस पे, क्लियर है। अब फ्रेनेल ने क्या किया था, स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, स्फीयर P को सेंटर मान के, P को सेंटर मान के स्फीयर बनाया। स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है आपको पता है। और रेडियस क्या माना, B प्लस लेमडा बाई 2, देखिए B डिस्टेंस पे है, लेमडा बाई 2 इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया। तो एक तरीके से अगर स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो ये तो प्लेन है, प्लेन 2 डायमेंशन में होता है, तो 2 डायमेंशन पे हमें सर्कल मिलेगा, ऐसे सर्कल। तो पहला जो B प्लस लेमडा बाई 2 रेडियस मान के इन्होंने एक ड्रॉ किया, दूसरा इन्होंने B प्लस 2 लेमडा बाई 2 मान के किया, तीसरा B प्लस 3 लेमडा बाई 2 मान के किया, फिर B प्लस 4 लेमडा बाई 2 मान के किया। इस तरीके से सर्कुलर एरियाज जो हैं बनते चले गए वेव फ्रंट पे। इन्हीं सर्कुलर जोन्स को हाफ पीरियड जोन्स कहा जाता है, इन्हीं सर्कुलर जोन्स को हाफ पीरियड जोन्स कहा जाता है। अब ये बार बार मैं हाफ पीरियड या फ्रेनेल ही हाफ पीरियड को कहते हैं, क्योंकि B प्लस लेमडा बाई 2, लेमडा मतलब लेमडा का आधा लिया गया है, तो इसीलिए हाफ पीरियड कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लेमडा बाई 2 लिया गया, 3 लेमडा बाई 2 लिया गया। रेडियस आप देख सकते हैं इस तरीके से मान के इन्होंने ड्रॉ किया, स्फीयर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमें वेव फ्रंट पे क्या मिला, सर्कुलर जोन्स मिले हैं, इन्हीं को हाफ पीरियड जोन्स कहा जाता है। यही फ्रेनेल का जोन है भाई। इन एक पहले जोन की वजह से कितना इंटेंसिटी, दूसरे जोन की वजह से कितना, तीसरे की वजह से कितना इंटेंसिटी मिल रहा है, सबके इंटेंसिटी को P पे कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता चलेगा। इसी तरीके से फ्रेनेल ने वेव फ्रंट को डिवाइड किया था। अब ईच जोन डिफर फ्रॉम इट्स नेबर बाई ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। देखिए लेमडा बाई 2 है, दूसरा 2 लेमडा बाई 2 है, यानी कि आधे का डिफरेंस है। लेमडा बाई 2 का मतलब आधे का डिफरेंस है वेवलेंथ में। अब एक वेवलेंथ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो होता है एक वेवलेंथ होता है, एक साइकिल, मतलब एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, तो एक वेवलेंथ है। ये 0 होता है, ये पाई एंगल होता है, ये 2 पाई होता है। तो अगर हम आधा वेवलेंथ की बात करें तो आधा वेवलेंथ हमारा यहाँ से यहाँ होगा, लेमडा बाई 2। तो यानी कि हमारा जो ईच जोन है वो डिफर करेगा किससे, पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस से, या फिर फेज डिफरेंस पाई के, फेज डिफरेंस कितना है, पाई। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। Secondary wave starting from the point O and M1 and reaching P will have a phase difference of pi और a path difference lambda by 2। जो सेकेंडरी वेव निकलेंगी वहां से तो वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाई या फिर लेमडा बाई 2। क्लियर है। जैसे इससे इस वाले वेव और इस वाले जोन से इस वाले जोन से दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा। ये देखिए OM1 या OM2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, लेमडा बाई 2। इस तरीके से आप बताएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया था इस तरीके से, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट P OM1 यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, M1 M2 M3 ऐसे नीचे भी अगर आप मान लें तो यहाँ पे हो जाए M1 डैश M2 डैश M3 डैश, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने फिगर को इस तरीके से लिख दिया है, मतलब इस जोन को इस तरीके से समझ लीजिए। अब जोन जो है हमारा कौन कौन सा, फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन है, थर्ड जोन है, इसको आप समझिए। देखिए ये जो पहला सर्कल आपको दिख रहा है, ये 1 लिखा है जो मैंने, ये पहला सर्कल दिख रहा है, तो ये पहला सर्कल जो है ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है। क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, जिसको फ्रेनेल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहेंगे इसको। अब ये जो दूसरा जोन है वो क्या होगा, दूसरा जोन जो है वो आपका ये होगा, यहाँ से ये जो 2 लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन जो है ये आपका दूसरा जोन होगा। इसमें से आपको ये फर्स्ट वाला को माइनस करना पड़ेगा। देखिए इस टोटल का आप एरिया निकालिए और ये फर्स्ट सर्कल को माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, ये पट्टी। तो यही पट्टी जो है वो आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन है। थर्ड हाफ पीरियड जोन है वो ये वाली पट्टी है, ये वाली पट्टी थर्ड हाफ पीरियड जोन है। फोर्थ हाफ पीरियड जोन ये वाली पट्टी है। पहला हाफ पीरियड जोन ये सर्कल हो गया पहला वाला, दूसरा वाला पट्टी हो गया, तीसरा वाला ये पट्टी हो गया, चौथा वाला ये पट्टी हो गया, जोन, जिसको हम जोन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1 2 3 एटसेट्रा आर द हाफ पीरियड जोन कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट XY। ये वेव फ्रंट XY पे हमारे ये हाफ पीरियड जोन्स हैं। OM1 जो है रेडियस है फर्स्ट जोन का, देखिए OM1 यहाँ पे भी देख सकते हैं OM1 रेडियस है किसका, फर्स्ट जोन का OM1 है रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन, OM2 है रेडियस ऑफ सेकंड जोन का रेडियस है, OM3 रेडियस ऑफ थर्ड जोन है, ऐसे डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे OP जो है, अब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, इजी है, मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा तो आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे OP जो है वो किसके बराबर, OP ये B के बराबर है, मैंने बताया था ये दूरी कितनी है इससे, वेव फ्रंट से B है। OM1 कितने के बराबर है, R1 के बराबर है। OM1 जो ये रेडियस है मैं इसको R1 मान लेता हूँ, ये OM1 R1 के बराबर है। OM2 R2 के बराबर है, OM3 R3 के बराबर है। इस तरीके से ETC हम मान लेंगे।
और M1P के इसके बराबर है। देखिए M1P के यहाँ पे है, ये M1 है, ये P है। M1P हमने B प्लस लेमडा बाई 2 रेडियस मान के स्फीयर ड्रॉ किया था, तो M1P B प्लस लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। M2P B प्लस 2 लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। M3P B प्लस 3 लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। ऐसे ही आप आगे के लिख सकते हैं। एरिया हम निकालना चाहेंगे हाफ पीरियड जोन का। हमें एरिया पता होना चाहिए। देखिए इंटेंसिटी निकालना है तो आपको एरिया पता होना चाहिए, वो कितना एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया सबसे पहले निकालेंगे। तो पहले हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का हमारा पाई हो जाएगा, और रेडियस इसका क्या है, OM1 है। क्या है, OM1 है रेडियस पर। तो OM1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई। OM1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो OM1 को हम लिख सकते हैं M1P का स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। कैसे लिखेंगे हम लोग, पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे हम लोग सॉल्व करके आराम से लिख सकते हैं OM1 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं M1P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो पाई और यहाँ पे जो है M1P की वैल्यू जो है वो है B प्लस लेमडा बाई 2। ये देखिए M1P की वैल्यू यहाँ पे भी हमने लिखी हुई है B प्लस लेमडा बाई 2 का स्क्वायर, और OP की वैल्यू जो है वो B है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो B का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमें फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इस तरीके से, माइनस यहाँ पे ये B स्क्वायर यहाँ पे उतर जाएगा एज इट इज। अब आगे के इसको देखते हैं कि क्या आता है भाई सॉल्व करके। तो यहाँ पे आप देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई, ये B स्क्वायर से ये B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, लेमडा स्क्वायर बाई 4, और प्लस यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो B लेमडा यहाँ पे प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 ये हमारा बच गया। अब यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू है, वेवलेंथ जो है हमारा वो बहुत स्मॉल है। लाइट की वेवलेंथ आप जानते हैं बहुत स्मॉल होता है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। लेमडा इज स्मॉल, सो लेमडा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो लेमडा स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यानी ये वाला टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन हो जाएगा पाई B लेमडा। क्या हो जाएगा, पाई B लेमडा। ये हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का वो हो गया। अब रेडियस निकाल लेते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का। ये हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, ये वाला जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस OM1 है। हम जानते हैं रेडियस क्या है, OM1 है। अब हम जानते हैं कि हमारा एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा है, B लेमडा लिखा है। क्या लिखा है, B लेमडा। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट B लेमडा, क्योंकि आर स्क्वायर B लेमडा है, तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट B लेमडा। तो यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन क्या है, अंडर रूट B लेमडा। क्लियर। अब रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन भी निकाल लेते हैं इसी वक्त। तो R2 क्या होगा, यहाँ पे देखिए R2 जो है OM2 के बराबर होगा। R2 जो है OM2 के बराबर होगा यहाँ पे। और OM2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM2 को लिखने के लिए आपको फिर से ट्रायंगल में आना पड़ेगा। ये देखिए OM2 को कैसे लिखेंगे, इसमें फिर से आपको पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको M2P का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे OM2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ OM2 है। OM2 हो जाएगा अंडर रूट M2P, यहाँ पे M2P का होल स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। M2P क्या है भाई, M2P की वैल्यू क्या है, M2P की वैल्यू है B प्लस 2 लेमडा बाई 2। B प्लस 2 लेमडा बाई 2, तो B प्लस लेमडा ही हम इसको लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो B प्लस लेमडा हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और OP जो है हमारा क्या है, B है। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2B लेमडा माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 2B लेमडा। ये 2B लेमडा हमारा रेडियस ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं सेकंड हाफ पीरियड जोन का। एरिया आपको पता है सेकंड हाफ पीरियड जोन जो है ये पट्टी है। सेकंड हाफ पीरियड जोन जो है ये पट्टी है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना होगा और छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देना होगा, तब ये हमारा पट्टी का एरिया पता चल जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन। तो एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको निकालने का तरीका है कि पाई R2 स्क्वायर, यानी कि इस रेडियस को स्क्वायर करेंगे माइनस R1 स्क्वायर, तो आपको इस पट्टी का एरिया पता हो जाएगा। आपने 9/10 में कॉन्सेंट्रिक सर्किल को किया होगा। तो पाई OM2 स्क्वायर यानी बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर OM1 स्क्वायर, ये करेंगे। तो हमने OM2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, हम OM1 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे OM2 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2B लेमडा। ये देखिए OM2 जो हो जाएगा का स्क्वायर जो करेंगे तो 2B लेमडा हो जाएगा। OM1 स्क्वायर करेंगे तो B लेमडा हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो B लेमडा।
इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन क्या आ जाएगा, पाई बी लेमडा। तो यहाँ पे आप देखें एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन सेम आया है। यानी कि हम यहाँ पे अगर हम नोट करें तो वो नोट हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू पाई बी लेमडा। एरिया जो है वो सारे जोन का पाई बी लेमडा के बराबर होगा, पाई बी लेमडा के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप फिगर में भी देखिए कि फिगर में कैसे आपको दिख रहा है बराबर। देखिए ये वाला, देखिए ये एरिया तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इस पट्टी का एरिया। फिर देखिए यहाँ पे ये सर्कल बड़ा हो गया है तो इसको नज़दीक आना पड़ रहा है थर्ड को, तो इसीलिए ये वाला थर्ड का एरिया 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड बड़ा है तो उसको नज़दीक आना पड़े ताकि पतली पट्टी हो जाए। फिर 4 को देखिए, 4 वाला और पतला हो गया है, दूर हो गया है तो पतला हो गया ताकि इसके एरिया के बराबर रहे। तो आप यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू पाई बी लेमडा। एरिया जो है वो बी पे और लेमडा पे डिपेंड करता है। किस पे, बी और लेमडा पे। यानी कि किस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट कितना दूर है उस पर डिपेंड कर रहा है, और लाइट की वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है, एरिया हर एक हाफ पीरियड जोन का सेम निकल के आता है। अब रेडियस देखिए, तो रेडियस आपका क्या निकल के आया, अंडर रूट बी लेमडा, अंडर रूट 2 बी लेमडा। ऐसे 3 का निकालेंगे तो अंडर रूट 3 बी लेमडा आएगा। तो रेडियस आप देख सकते हैं वो अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल में है। बी लेमडा तो कांस्टेंट है सब में, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से रूट एन में बढ़ रहा है। तो रेडियस जो है अंडर रूट एन का प्रोपोर्शनल है, एन है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो हमने रेडियस के बारे में समझा, एरिया के बारे में समझा। अभी ये दोनों फैक्टर हमारे काम आएंगे इंटेंसिटी को निकालने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे यहाँ पे समझिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट एरिया ऑफ द जोन आर नॉट कांस्टेंट। देखिए एरिया सेम तो आ रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, मतलब सेम इसका फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया ये सेम है, लेकिन एरिया चेंज हो सकता है। यानी फर्स्ट का भी बढ़ेगा तो थर्ड, सेकंड का भी बढ़ेगा, थर्ड का भी बढ़ेगा, मतलब सबका तो सेम रहेगा लेकिन चेंज हो सकता है एरिया। कैसे, लेमडा से वेवलेंथ घटाइए बढ़ाइए चेंज होगा। अगर लेमडा को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है, पाई बी लेमडा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एरिया। तो लेमडा बढ़ाएंगे एरिया बढ़ेगा, बी बढ़ाएंगे यानी कि पॉइंट को दूर करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया डिपेंड करता है। अब हमें इफेक्ट निकालना है पॉइंट पी पे। तो इफेक्ट जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वेव फ्रंट। पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है वेव फ्रंट से, ये आप देखिए, ये पॉइंट पी कितनी दूर है उस पर ये डिपेंड करता है कि भाई उसका इफेक्ट क्या होगा। एरिया ऑफ द जोन, जोन का एरिया कितना है उससे भी डिपेंड करता है कि हमारा इंटेंसिटी कितना आएगा। ऑब्लिक्यूटी फैक्टर, ऑब्लिक्यूटी फैक्टर क्या होता है कि भाई एंगल कितना बन रहा है। जैसे देखिए इस पॉइंट से यहाँ की इंटेंसिटी, इस पॉइंट से ओ से पी की इंटेंसिटी इस जोन से, और M3 से P की इंटेंसिटी इस जोन से, दोनों में बहुत फर्क रहेगा। यहाँ से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट आए कलर, और यहाँ से हो सकता है बहुत ज़्यादा फेड कलर आए या ना के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल अगर आपका चेंज हो रहा है तो आपका तो आपका क्या हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा देखिए एंगल अगर जीरो होगा, एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। एंगल जैसे 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 बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी वैसे वैसे घटता जाएगा। ये कैसे होता है आपको मैं समझाता हूँ। उसके लिए आपको समझना होगा फ्रेनेल अजम्पशन। क्या समझना होगा, फ्रेनेल अजम्पशन। जल्दी से समझ लेते हैं। आपको एरिया वेरिया निकालना आ गया है, आपको रेडियस पता चल गई है। अब हम समझेंगे कि भाई ये ऑब्लिक्यूटी फैक्टर क्या होता है, कि मतलब एंगल को चेंज करने से कैसे हमारे इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। तो समझिए, लास्ट तक वीडियो देखिए तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। फ्रेनेल के अनुसार कि वेव फ्रंट जो है वो डिपेंड कर रहा है कितने चीज़ों। वेव फ्रंट को हम डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप या जोन में, उसको हम फ्रेनेल जोन कहते हैं। हमने आपको यहाँ पे बताया ऑफ स्मॉल एरिया में ऐसे डिवाइड करते हैं। और उन सबके रिजल्टेंट इफेक्ट को हम लोग क्या, रिजल्टेंट इफेक्ट at any point will depend on the combined effect of all the secondary wave emanating from the zone। इन जो जोन से जितने भी सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी उन्हीं के इफेक्ट से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे इंटेंसिटी। क्लियर है। द इफेक्ट एट ए पॉइंट ड्यू टू एनी पर्टिकुलर जोन विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर जोन से जो हमारा इफेक्ट होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये भी हमने आपको बता चुके हैं एरिया वाले में। अब देखिए थर्ड वाला, इफेक्ट एट ए पॉइंट बी विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑब्लिक्यूटी ऑफ द पॉइंट विद रेफरेंस टू जोन। देखिए उस जोन का हमारा एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए MN एक वेव फ्रंट है, ऐसे जा रहा है स्लिट से। अगर हम देखें इस वेव फ्रंट की वजह से O पे हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन होता है 1 + cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होता है 1 + cos थीटा, यानी एंगल में इंटेंसिटी में रिलेशन होता है।
एंगल में और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? इंटेंसिटी जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओ पे हमारी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, कैसे? क्योंकि हमारा ओ पे जो है वो थीटा क्या है, वो 0 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 मतलब मैक्सिमम, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर हम इस वाले एंगल पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा हमें, इससे यहाँ पे कम मिलेगा। अगर हम 90 डिग्री पे देखें तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि हमें 1 ही मिलेगा, यानी आधा हमें इंटेंसिटी मिलेगा। जितना सेंटर पे मिल रहा है उतना उससे आधा हमें मिलेगा अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे देख रहे हैं। तो अगर हम 180 डिग्री के एंगल पे देख रहे हैं, यानी एकदम अपोजिट, तो यहाँ पे cos 180 जो होता है -1, तो यानी 1 - 1 यानी 0, यानी हमें अपोजिट में कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है? एंगल कम होगा इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, एंगल बढ़ाएंगे इंटेंसिटी कम होगा। तो आप देखिए ओ से पी, ओ से अगर आप देखेंगे इस जोन से तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी पी पे। अगर M1 से देखेंगे तो थोड़ी कम होगी, ओ के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। M2 से देखेंगे तो थोड़ी और कम होगी, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। एंगल देखिए यहाँ पे, देखिए ज़्यादा बेंड हो रहा है। M3 से देखेंगे तो और ज़्यादा कम होगी इंटेंसिटी M3 की, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इससे कम होगी इंटेंसिटी। ठीक है, तो एंगल पे भी डिपेंड करता है, इसको आप समझ लीजिए। अब हम बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखिए ऑब्लिक्विटी फैक्टर एरिया ऑफ द जोन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, इन तीन चीजों पे इंटेंसिटी हमारा डिपेंड करता है। एरिया ऑफ ईच जोन इज सेम, ये हम बता चुके हैं। द सेकेंडरी वेव रीचिंग द पॉइंट पी आर कंटिन्यूसली आउट ऑफ फेस, जो कंटिन्यूसली आउट ऑफ फेस होंगी, मतलब λ/2 का डिफरेंस है ना, λ/2 का डिफरेंस है, तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो अगर हमारा n λ/2 के बराबर है तो हमें क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, मतलब हमें उस टाइम पे अपोजिट में इंटेंसिटी मिलेगी। अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि λ/2 के वजह से, λ/2 के डिफरेंस के वजह से हर एक जोन में λ/2 के डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलेगा? फेस में मिलेगा, आउट ऑफ फेस मिलेगा, इस तरीके से हमें मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको समझिए तभी आपको समझ में आएगा। M1 M2 M3 हम मान लेते हैं एम्पलीट्यूड है। क्या मान लेते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होता है भाई? एम्पलीट्यूड ये होता है, जैसे वेव है तो वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको m मान लीजिए, तो यही एम्पलीट्यूड है। यही क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये भी एम्पलीट्यूड है आपका, इस तरीके से एम्पलीट्यूड है। ठीक है, M1 M2 M3 रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ईथर पार्टिकल। कोई पार्टिकल का वाइब्रेशन, ईथर इमेजिनरी पार्टिकल होता है, हम मान लेते हैं कि उसका वाइब्रेशन है M1 M2 M3, हम मान ले रहे हैं सेकेंडरी वेव। अब देखिए यहाँ पे पहले जोन के वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो है M1, वो क्या है? M1, ये हम मान रहे हैं। पहले वाले जोन की वजह से एम्पलीट्यूड क्या मान रहे हैं? M1 मान रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, 0 है, तो इसके वजह से हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो M1 होगा। फिर दूसरे वाले जोन के वजह से हमारा M2 के वजह से, इस वाले दूसरे वाले जोन के वजह से हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो हम M2 मान लेते हैं, और ये अपोजिट में होगा। किस में होगा? अपोजिट में। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में होगा, क्योंकि λ/2 का डिफरेंस है। किससे किसका डिफरेंस है? λ/2 का। अब M2 निगेटिव में है तो M3 के वजह, हमें जो तीसरे वाले जोन के वजह से जो हमें मिलेगा भाई, तीसरे वाले जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो M3 होगा, वो पॉजिटिव में होगा। फिर चौथे वाले जोन हमारा निगेटिव में मिलेगा, पांचवा हमें पॉजिटिव में, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है ना, तो इसलिए एम्पलीट्यूड ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे फर्स्ट जोन की वजह से, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, सबके वजह से ऐसे हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पहले जोन की वजह से हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, दूसरे की वजह से थोड़ा कम, तीसरे डिक्रीज होता जा रहा है। ये समझ में आया आपको? बहुत अच्छी चीज़ है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे पी पे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल इंटेंसिटी, बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए, एज वी कंसीडर द जोन आउटवर्ड फ्रॉम ओ, जैसे हम लोग आउटवर्ड जोन लेंगे, दूर वाला जोन लेंगे ओ से, ऑब्लिक्विटी इंक्रीज। ऑब्लिक्विटी मतलब तिरछापन बढ़ेगा, तिरछापन बढ़ेगा मतलब एंगल बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? M1 M2 M3 जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी M1 से जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम। यहाँ पे फिगर में भी देख चुके हैं। फिर M2 से जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, और M3 जो होगा वो उससे कम होगा, M4 उससे कम होगा। अगर Mn वाला देखेंगे तो वो एकदम 0 के ना के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है? पाई है, इसीलिए हमें दो कॉन्सिक्यूटिव जोन के वजह से अपोजिट में इंटेंसिटी मिल रही है। λ/2 है ना, तो या फिर आप कह सकते हैं फेज डिफरेंस पाई है, तो इसी वजह से हमें अपोजिट में इंटेंसिटी मिल रही है। समझ में आया?
अब देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईथर पार्टिकल ड्यू टू ऑड नंबर जोन, ऑड नंबर जोन किसको कहेंगे? ऑड नंबर जोन हम उसको कहेंगे जो ऑड में हो, जैसे M1 एक ऑड नंबर जोन है, M3 एक ऑड नंबर जोन है, यहाँ पे M5 ऑड है, M7 ऑड है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें इधर पार्टिकल ड्यू टू ऑड नंबर जोन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, ऑड नंबर का देखिए M1 पॉजिटिव में है, M3 पॉजिटिव, M5 पॉजिटिव में है। इवन नंबर का देखेंगे तो वो किस में है? नेगेटिव में है, उसी इंस्टेंट पे। इवन वाला देखिए M2 नेगेटिव, M4 नेगेटिव। क्लियर है? एज द एम्पलीट्यूड आर ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट P ड्यू टू एनी जोन कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज द मीन ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें M2 का वैल्यू निकालना है तो M1 और M3 का निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये देखिए M2 बीच में है ना, तो M1 और M3 छोटा है, M1 बड़ा है, तो M1 प्लस M3/2 करेंगे तो M2 पता चल जाएगा। M4 निकालना है तो M3 प्लस M5/2 करेंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा। हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं उससे पहले वाले जोन का और उससे बाद वाले जोन का, इससे पहले वाले जोन उससे बाद वाले जोन को ऐड करके 2 से डिवाइड करके यानी मीन निकाल के ऐसे हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका है। अब हम टोटल एम्पलीट्यूड निकालेंगे कि भाई इन सब एम्पलीट्यूड के वजह से हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट P पे कितना मिल रहा है, पॉइंट P पे हमें कितना मिल रहा है, टोटल M1 M2 M3 M4 सबके वजह से कितना मिल रहा है। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो हम भाई जानते हैं M1 सबको ऐड कर दो, लेकिन M2 तो माइनस में है ना, मतलब अपोजिट है तो ये माइनस आ जाएगा, M4 अपोजिट में है तो माइनस आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 प्लस Mn तक करेंगे। इफ n इज ऑड, यहाँ पे अगर n ऑड है, मतलब देखिए ऑड का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आया? M1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M4, ये समझ में आया कि भाई ये नीचे वाला माइनस में लिखेंगे, ऊपर वाला प्लस में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि 3 ही जोन है। कितने जोन है? 3 ही जोन है। हो सकता है 3 ही जोन हो भाई, हो सकता है बहुत ज़्यादा जोन ना बनाए, ये बहुत ज़्यादा जोन में ना डिवाइड हो वेव फ्रंट, हो सकता है 3 ही जोन हो। तो 3 ही जोन हो तो मतलब लास्ट वाला टर्म जो है वो ऑड है, ये 3 मतलब ऑड है। 3 क्या है? ऑड है। तो अगर ऑड आ रहा है तो लास्ट में प्लस वाला टर्म आएगा। देखिए यहाँ पे M1 माइनस M2 प्लस M3, अगर 3 जोन को कंसीडर कर रहे हैं तो लास्ट वाला टर्म जो है वो प्लस में आएगा। अगर n इज ऑड है तो M1 माइनस M2 ऐसे डॉट डॉट लिखेंगे तो लास्ट वाला टर्म प्लस में आएगा। समझ में आया? इफ n इज इवन, अगर n इवन में ले रहे हैं, इवन मतलब 4 क्वांटिटी ले लीजिए भाई, M2 प्लस M3 माइनस M4। अगर आप ऐसे इवन ले रहे हैं तो आपका देखिए लास्ट वाला टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी Mn जो होगा वो निगेटिव होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ में आया? अभी ये कुछ समझना है, बस बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हम समझ चुके हैं। अगर ऑड नंबर के जोन है, मतलब मान लेते हैं 3 जोन है, 5 जोन है, तो ऐसे प्लस में आएगा लास्ट वाला टर्म। अगर 4 जोन है, 6 जोन है, तो लास्ट वाला टर्म माइनस में आएगा। अब देखिए a इज इक्वल टू इस M1 को हम लिख सकते हैं M1/2 प्लस M1/2। देखिए जैसे 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 1/2। तो M1 को हम लिख सकते हैं M1/2 प्लस M1/2, और M2 को वैसे ही लिख दीजिए। ठीक उसी तरीके से M3 को M3/2 और M3/2 लिख सकते हैं। देखिए M3/2 M3/2, M4 को वैसे, यानी माइनस वाले टर्म को वैसे ही आप लिखिए और प्लस वाले टर्म को 2 पार्ट में करके लिख दीजिए, यानी M1/2 M1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं M2 जो है वो M1/2 प्लस M3/2 के बराबर है। कैसे? हम लोग मीन अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो M2 के जगह पे हम लोग M1/2 प्लस M3/2 लिख सकते हैं, या M1/2 प्लस M3/2 के जगह पे M2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे M1/2 है प्लस M3/2 है, तो इन दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा? हमारा M2 हो जाएगा। तो यानी M2 माइनस M2 0। यहाँ पे भी M4 है, M3/2 M5/2 क्या हो जाएगा? ये हमारा M4 हो जाएगा। तो M4 माइनस M4 0, ऐसे 0 होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? 0 होता चला जाएगा। और हमारा जो लास्ट में है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हमारा कट जाएगा इसी में शामिल होके, और दूसरा पार्ट बचेगा। तो टोटल एम्पलीट्यूड हमारा निकल के आया M1/2 प्लस Mn/2। क्लियर है? अगर n ऑड होगा तो क्लियर। अगर n इवन होगा तो हमारा क्या होगा? M1/2 प्लस Mn माइनस 1/2, Mn माइनस 1/2 माइनस Mn, ये होगा। इसको आपको डिटेल में नहीं समझना है, लास्ट वाली चीज़ों को समझना है। यहाँ तो मैंने समझाया है आपको ऑलरेडी कि ऑड होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, इवन होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। बहुत ही ईजी है इसको करना। अब वेव फ्रंट ABCD जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड है, मान लेते हैं। क्या है? अनऑब्स्ट्रक्टेड है, कोई भी बाधा नहीं है, आराम से आ जा सकती है। वेव फ्रंट जो हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ABCD अनऑब्स्ट्रक्टेड है, कोई भी चीज़ रोक नहीं रहा है उसको, कोई स्लिट वगैरह नहीं रोक रहा है, आराम से आ रहा है। तब क्या होगा? तब कितना एम्पलीट्यूड आएगा?
If the whole wavelength ABCD and the number of half period zone can be constructed with reference to P is infinite. अगर हमारा कोई भी रुकावट नहीं है तो हमारा नंबर ऑफ जोन जो है वो इनफाइनाइट हम बना सकते हैं। इनफाइनाइट बनाएंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा, अगर एम्पलीट्यूड हमारा इनफाइनाइट के टर्म के तरफ जाएगा तो हमारा मैक्सिमम वाला कौन सा होता है, यही वाला तो होता है। और दूर जितना दूर जाते हैं उससे हमारा एंगल इंक्रीज होता जाएगा, यानी उससे हमारा इंटेंसिटी लगभग खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एज द एम्पलीट्यूड ऑफ ग्रेजुअली एंड डिमिनिशिंग ऑर्डर, एम्पलीट्यूड डिमिनिश होता जाएगा जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ता जाएगा, हाफ पीरियड जोन बढ़ता जाएगा। तो mn और mn-1 जो होगा, लास्ट वाला जो जोन होगा, उससे तो हमारा ना के बराबर इंटेंसिटी आएगा ना, ये ना के बराबर आएगा, तो हम जीरो मान सकते हैं उसको। तो यानी ये टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे, mn या mn-1/2, यानी बहुत ज़्यादा वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा p का, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो p पे हमें मिलेगा वो मिल जाएगा m1/2। क्या मिल जाएगा, m1/2। यानी कि हमारा जो एम्पलीट्यूड, हमारा जो इंटेंसिटी है वो केवल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन पे ही डिपेंड करता है, अगर हमारे जोन इनफाइनाइट हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि हमारा जो वेव फ्रंट का जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, फ्रेनेल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, उसी पे डिपेंड करता है, वही एम्पलीट्यूड हमारा मैटर करता है। हम लोग यहाँ अब इंटेंसिटी निकालना है पी पे, तो इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर m1²/4 हो जाएगा, ये हमारा इंटेंसिटी आएगा। तो इंटेंसिटी हमारा जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के वजह से ही आ रहा, वही हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। m2 m3 m4 m5 m6 डज नॉट मैटर, नहीं मैटर कर रहा है। अब हम लोग जानेंगे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, मतलब रेक्टिलीनियर लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, रेक्टिलीनियर लाइट का प्रोपागेशन कैसे होता है। देखिए ये हमारे जोन्स है। अगर हम बहुत छोटा सा ऑब्स्ट्रक्ट लगा दें, मतलब रुकावट लगा दें, ओपैक लगा दें, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एरिया के बराबर कोई रुकावट लगा दें, तो हमें भाई पी पे कितना इंटेंसिटी मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर हम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को कवर कर दें, छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें, रुकावट लगा दें, तो हमें पी पे इंटेंसिटी क्या मिलेगा, जीरो। डज नॉट मैटर, m1 m2 m3 m5 m6 क्या है, नहीं मैटर करता है, हमें केवल m1 पे ही डिपेंड करता है इंटेंसिटी। तो आपने ये समझा कि m1 पे ही इंटेंसिटी डिपेंड करता है। अगर हम छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं m1 के बराबर का एरिया का, मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के बराबर एरिया का, m1 के बराबर, m1 तो हमारा एम्पलीट्यूड है, लगा देते हैं, तो क्या होगा, आपका इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, यानी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन पे ही डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ आपको समझना है, देखिए हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, बड़ी रुकावट लगाते हैं, इतनी छोटी रुकावट हम नहीं लगा सकते, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये m1 बहुत छोटी वैल्यू है, उतनी रुकावट हम लोग नहीं लगाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि लाइट जो है, जैसे ये हमारा कार्डबोर्ड है, यहाँ पे हमने बहुत बड़ी रुकावट लगा दी है इस तरीके से, तो लाइट हमारा ऐसे पार कर जाता है आराम से स्ट्रेट लाइन में। तो हमें क्या दिखता है कि भाई लाइट जो है वो रेक्टिलीनियर है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर हम बहुत ऐसे उसके कम एरिया के लगभग आसपास इस तरीके से रुकावट लगाते हैं, तो वहाँ पे लाइट का हमें थोड़ा सा बेंडिंग इफेक्ट दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कब देख पाते हैं, जब हम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के आसपास के एरिया का ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं या ओपनिंग लगाते हैं, तभी हमें डिफ्रैक्शन दिखता है। अदरवाइज हमें लाइट का स्ट्रेट लाइन वाला प्रोपगेशन दिखता है। तो आप कह सकते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली, 100% नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन का ही यूज़ और ज़्यादा है जोन प्लेट बनाने में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।